Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Good morning. So this is exercise 10.2, introduction of your chapter number 10, vector algebra of your NCERT class 12th board syllabus. चैप्टर नंबर 10 में स्टिल अपन ने जो कुछ सीखा है उसको फटाफट से रिकैपिचुलेट करते हैं। क्या क्या सीखा है? बेसिक नॉलेज ऑफ वेक्टर सीखा है कि वेक्टर क्या है, वेक्टर का इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग कह सकता हूं मैं, है ना, इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग, एंड मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमको वेक्टर को कैसे देखना है वो सीखा है। ओके, सेकंड थिंग हमने क्या सीखी है वेक्टर के, उसमें टाइप्स ऑफ वेक्टर्स अभी तक। ओके, और क्या सीखा है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, नहीं कैसे निकाला जाता है वो एक्चुअली नहीं सीखा है अभी तक अपन ने। टाइप होता क्या है एक्चुअली, वो होता क्या है और उसको डिनोट कैसे किया जाता है, इस तरीके से अपन ने सीखा है। वेक्टर को भी कैसे डिनोट किया जाता है वो अभी तक अपन ने सीखा है। दैट इज इट। इसके अलावा अभी तक अपन ने कुछ भी नहीं सीखा है, ठीक है ना। आइडेंटिफाई करना सीखा है, कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी सीखे हैं, ये कह सकता हूँ मैं, एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो इन शॉर्ट में कह सकता हूं कि अभी तक तो आपने वेक्टर को बस ऊपर ऊपर से देखा है, मतलब सॉल्यूशन पार्ट तो है ही नहीं इसमें कहीं वेक्टर का, कुछ सॉल्व तो किया ही नहीं है, केवल बातचीत करिए वेक्टर के बारे में, वेक्टर क्या होता है, इंट्रोडक्टरी पार्ट जिसको कहते हैं उसमें। हम्म तो दो टॉपिक हमारे 10.1 के इंट्रोडक्शन में रह गए थे। वन वाज पोजीशन वेक्टर एंड द अदर थिंग वाज डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज, क्या होते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। बट वो हमने 10.1 में इसलिए कवर नहीं किया बिकॉज उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं था एक्सरसाइज 10.1 में, बट 10.2 में सिग्निफिकेंस है, तो अब अपन फाइनली उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो अपने को सीखनी है दैट इज पोजीशन वेक्टर। हेडिंग डालिए, पहली हेडिंग आज की, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आपको पूरा एनसीईआरटी के रेफरेंस से समझाएंगे। एनसीईआरटी में अगर उसने एक्स को एक्स लिखा है तो अपन एक्स ही लिखेंगे, आई को आई लिखा है तो आई लिखेंगे, ताकि आपको बिल्कुल भी डिफरेंस ना लगे। ठीक है, समझाने के और बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा एक ऐसा टॉपिक है जिसको 10 टीचर बिल्कुल 10 डिफरेंट पैटर्न से समझा सकते हैं। बिल्कुल 10 डिफरेंट पैटर्न से, बिल्कुल उनका पैटर्न बिल्कुल अलग है, इसका अलग, बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न से समझा सकते हैं, है ना। और अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से समझाया गया, बट हमको क्या करना है, एनसीईआरटी पैटर्न पे चलना है। सो वी विल टेक रेफरेंस फ्रॉम एनसीईआरटी फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक। पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर तो आपने लिख लिया, बट ये पोजीशन वेक्टर होता किसका है, होता क्या है वो भी बताएंगे, बट किसका होता है, तो ये हमेशा एक पॉइंट का होता है। क्या कहा मैंने, ये हमेशा पोजीशन वेक्टर इज ऑलवेज ऑफ ए पॉइंट। अब अब मैं जब भी पॉइंट की बात करूंगा ना, तो दैट विल बी कंसिडर्ड इन ए 3D स्पेस। तो पहले तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि 2D प्लेन क्या होता है एंड 3D स्पेस क्या होता है। उसके बारे में डिटेल में हम क्लास 11th में पढ़ चुके थे कि 3D स्पेस क्या है, तो एक बार रिवाइज करते हैं। देखो 2D प्लेन में दो एक्सेस होती है, हम सब समझते हैं, एक होती है एक्स एक्सिस एंड एक होती है वाई एक्सिस। एंड 3D प्लेन में तीन एक्सेस होते हैं, कितने एक्सेस होते हैं, तीन, लाइक दिस, लाइक दिस एंड लाइक दिस। तो इसमें पहली एक्सिस जो होती है वो ये वाली होती है एक्स एक्सिस, दूसरी एक्सिस ये होती है वाई एक्सिस, एंड तीसरी एक्सिस क्या होती है, इस तरीके से जेड, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलते हैं, एक्स वाई जेड। समझते हो, ठीक है, आपने सीखा होगा। तो अब मैं जब भी पॉइंट की बात करूंगा, जैसे सपोज करो यहाँ पे मैं पॉइंट की बात करता था तो 2D प्लेन में करता था, 2D प्लेन में उसके दो ही कोऑर्डिनेट्स होते थे, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। अब मैं पॉइंट की बात करूंगा तो दैट विल बी कंसीडर्ड इन ए 3D स्पेस, तो वहां पे तीन कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, अब पॉइंट की पोजीशन वेक्टर निकालने से पहले आप ये समझिए बच्चों कि वेक्टर क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। वेक्टर क्या है बेटा, एक लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट हमेशा दो पॉइंट्स को कनेक्ट करेगी, लाइन सेगमेंट हमेशा क्या करेगी बेटा, दो पॉइंट्स को कनेक्ट करेगी। अब अगर ये सिंपल एक लाइन सेगमेंट होती तो मैं क्या कहता कि ये दो पॉइंट्स इसके कनेक्टिंग ज्वाइनिंग पॉइंट्स हैं, बट अगर ये वेक्टर है तो ये जो दो पॉइंट्स होंगे ये कोई साधारण पॉइंट्स नहीं होंगे, इनके भी नाम होंगे। पहला नाम क्या होगा, पहले वाले पॉइंट का नाम क्या होगा, जहां शुरू हो रहा है वो इनिशियल पॉइंट होगा, और जो यहाँ पे खत्म हो रहा है उसका नाम क्या हो जाएगा, टर्मिनल पॉइंट हो जाएगा। दैट इज फाइन। इनिशियल पॉइंट से लेकर टर्मिनल पॉइंट तक वेक्टर चलेगा, और वेक्टर सिंपली क्या है, एक लाइन सेगमेंट है।
तो सबसे पहले आप ये चीज समझिए कि अगर मैंने कहा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का वेक्टर होगा तो उसको हम डिनोट कैसे कराएंगे, उसको हम डिनोट कराएंगे वेक्टर ए बी। यस और नो? मैंने कहा नहीं नहीं, बी से लेकर डी पॉइंट तक का वेक्टर कैसा होगा, तो उसको कैसा होगा वो बाकी बताइए, डिनोट कैसे कराएंगे, कैसे डिनोट कराएंगे, वेक्टर बी डी। मैंने कहा नहीं नहीं, ए से लेकर डी तक का बताओ, तो आप क्या डिनोट कराओगे, वेक्टर ए डी। यहां तक बातें क्लियर है सभी को? तो अब किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो लेट अस से कि अगर हमारे पास एक 3D स्पेस है, लेट्स ड्रॉ ए 3D स्पेस, क्योंकि अब जब भी पॉइंट की बात होगी तो 3D स्पेस में होगी, और 3D स्पेस कुछ ऐसा होता है, इंट्रोडक्टरी पार्ट 3D स्पेस का, 3D क्या होता है तो आपने 11th में सीखा होगा, है ना? तो कुछ ऐसा ही होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। लेट अस से ये 3 एक्सिस हो गए हमारे, इसको कहते हैं अपन एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं अपन वाई एक्सिस एंड इसको कहते हैं अपन जेड एक्सिस। लेट अस से यहाँ पे एक पॉइंट है पी, यहाँ पे एक पॉइंट है क्या, पी। अब इस पी पॉइंट का, इस पी पॉइंट का लेट अस से मान लो कि इसका इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कोमा वाई कोमा जेड, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कोमा वाई कोमा जेड। ठीक है जी, यहां तक कोई डाउट नहीं है, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कोमा वाई कोमा जेड। अब मैंने कहा इस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालो, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, पोजीशन वेक्टर किसका निकलेगा, हमेशा पॉइंट का निकलेगा, कोई भी 3D स्पेस में पॉइंट है। तो सबसे पहले ये बात बताओ कि मैं इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकलवा क्यों रहा हूं, ये मैं इसलिए निकलवा रहा हूं ताकि इस पॉइंट पी की पोजीशन पता चले, 3D स्पेस में उसकी पोजीशन क्या है वो पता चले। तो 3D स्पेस में इसकी पोजीशन पता करने के लिए मैं इस पॉइंट को एक वेक्टर बना रहा हूं। अब पॉइंट को वेक्टर कैसे बनाओगे सर आप, वेक्टर तो हमेशा दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता था ना, कितने पॉइंट्स को ज्वाइन करता था, दो पॉइंट्स को, ये तो एक ही पॉइंट है, तो एक ही पॉइंट से कैसे वेक्टर बन सकता है, तो दूसरा पॉइंट हमेशा कौन काम करेगा, एक सदाबहार पॉइंट है हमारे पास किसी भी 3D स्पेस या 2D प्लेन में, जिसको अपन कहते हैं क्या, ओरिजिन। क्या कहते हैं, ओरिजिन। तो इस पॉइंट का ओरिजिन से वेक्टर बना दो, वही वेक्टर इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। समझ में आई बातें, समझ में आई? और आप थोड़ा भी डिटेल में अभी आगे चल रहे हैं अपन, तो आप सीखोगे कि यही पोजीशन वेक्टर जो है, मतलब ये एक वेक्टर है, वो इस पॉइंट की पोजीशन बताने में सक्षम होगा। अभी नहीं समझ पाओगे, अभी तो केवल समझो कि ये है क्या। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, इस ओरिजिन से मैंने इस पी पॉइंट की क्या बना दी, वेक्टर बना दी, लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है, अब आप देखो, इमेजिन करो बेटा कि ये पॉइंट पी है ना, अभी प्लेन में नहीं है, ये किस में है, एक 3D स्पेस में। ये किस में बेटा, अभी 3D स्पेस में। तो अब ये जो पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग जो है, एक्स एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग मान लो कि ये इतनी लेंथ पर है, लेट अस से किस लेंथ पर है, इतनी लेंथ। एक मिनट, एक्स एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग ये ओरिजिन से कितनी लेंथ पर है, लेट अस से ये लेंथ पर है। तो इसका अगर एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट अगर एक्स रख लिया, तो ये ओरिजिन से कितना दूर है, ये एक्स डिस्टेंस पर है, मतलब एक्स यूनिट्स दूर है ये ओरिजिन से। समझ में आया बात? और इसका वाई कोऑर्डिनेट अगर मैंने क्या रख दिया, वाई रख दिया, तो यानी कि ये ओरिजिन से वाई एक्सिस के अलोंग कितना दूर है, कुछ इतना दूर है। इसके सीधे में ले आता हूँ, है ना, इतना दूर है। और अगर ये इसका जेड कोऑर्डिनेट मैंने ये मान लिया है, तो यानी कि ये एक्स एक्सिस से जेड कोऑर्डिनेट, जेड एक्सिस के अलोंग ये कितना दूर है, लगभग जेड यूनिट्स वो दूर है। अब मान लो यहाँ पे 2 यूनिट्स होता तो 2 यूनिट्स दूर होता। ठीक है, समझ आ रहा है? देखो, वेक्टर का एप्लीकेशन ये है कि अपन किसी भी पॉइंट या किसी भी लाइन को केवल डिस्टेंस के अलोंग ना पढ़े, उसकी डायरेक्शन के अलोंग पढ़े। केवल डिस्टेंस के अलोंग ना पढ़े बेटा, क्या पढ़े, उसकी डायरेक्शन के अलोंग पढ़े। अभी मैंने कहा इस पॉइंट के पोजीशन बताओ, तो आपने कह दिया सर ये जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स यूनिट्स दूर है, वाई एक्सिस के अलोंग ये वाई यूनिट्स दूर है, एंड जेड एक्सिस के अलोंग ये कितना दूर है बेटा, जेड यूनिट्स दूर है। तो ये तो हो गई डिस्टेंस, ये तो क्या हो गई बेटा, डिस्टेंस एक्स वाई जेड। बट इसकी डायरेक्शन कैसे डिफाइन करोगे, इसकी डायरेक्शन कैसे, देखो मेरी बात सुनो, डायरेक्शन को क्वांटिटी में कन्वर्ट करना। क्या कहा मैंने, डायरेक्शन को
क्वांटिटी में कन्वर्ट करना। डायरेक्शन को जनरली अपन एंगल्स में नापते हैं, भाई ये इसकी डायरेक्शन अपन ने कह दिया एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है और वो 30 डिग्री एंगल बना रही है, ये बात ही डायरेक्शन बता रही है। तो अभी हमारे पास कुछ क्वांटिटी नहीं है। क्या नहीं है? क्वांटिटी नहीं है। तो डायरेक्शन को किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से डायरेक्शन या फिर किसी भी लाइन की डायरेक्शन पता करो और कुछ क्वांटिटी होनी चाहिए, कुछ क्वांटिटी होनी चाहिए हमारे पास। इन सबको बताने के लिए वेक्टर का यूज किया जाता है। वेक्टर क्या कहता है? किसी भी लाइन की, है तो वो खुद भी लाइन, है तो वो खुद भी लाइन, लेकिन लाइन के साथ क्या है? डायरेक्शन है। तो अब वेक्टर के पास क्या क्या चीज होगी? मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगी। मैग्नीट्यूड भी क्वांटिटी में होगी, डायरेक्शन भी क्वांटिटी में होगी। डायरेक्शन भी क्वांटिटी में, अभी आगे आगे चलते हैं इसकी कंपोनेंट फॉर्म सीखेंगे ना, तो उसमें उसकी डायरेक्शन भी पता चल रही है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस से कितना दूर? एक्स यूनिट्स, वाई एक्सिस पर कितना दूर? वाई यूनिट्स, एंड जेड एक्सिस के अलोंग कितना दूर है? जेड एक्स। आप फील करो बेटा कि ये जो है ना, देखो इस तरीके से, ये इस तरीके से है। थोड़ा सा फील तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमेशा क्या होता है, 3D स्पेस में थोड़ी सी दिक्कत तो आती है ही। लेट अस से ये ऐसे है एक्स एक्सिस के, बस फील करो उसको, 3D स्पेस में कंसीडर करो। ठीक है, थोड़ा कंसीडर करो उसको 3D स्पेस में। एक बार मैं ये वेक्टर वाली लाइन हटा देता हूँ। अब कंसीडर करो ये पॉइंट है ना, एक 3D स्पेस में कंसीडर हो रहा है, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत कंसीडर हो रहा है ना। ये एक 3D स्पेस के अंदर पॉइंट है, जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग, देखो ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड है, ये एक्स एक्सिस की क्या है? पॉजिटिव साइड है। नेगेटिव साइड क्या होगी? जो स्क्रीन के अंदर जाएगी, जो हम बना नहीं सकते। ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड है और ये वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड है। ये जेड एक्सिस की पॉजिटिव साइड है और ये जेड एक्सिस की नेगेटिव साइड है। तो हमने कहा कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड अलोंग ये एक्स यूनिट्स दूर है। तो ये जो पॉइंट पी है ना, ऐसे देखो, ये एक्स एक्सिस यू है ना, देखो इधर मेरी तरफ देखो, ये एक्स एक्सिस यू है ना, मान लो ये एक्स एक्सिस यू है। तो पी पॉइंट पे अगर अपन एक्स डिस्टेंस लिया है, तो ये एक्स डिस्टेंस पर हवा में लटका हुआ है ये पॉइंट। समझ में आई बात? हवा में लटका हुआ है, स्पेस में तो हवा में लटका हुआ है ये पॉइंट। ठीक है ना, हवा में लटका हुआ है। सपोज करो ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस मान लो यूं चल रही है। अब मैंने कहा इस पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है 3 यूनिट। दैट मीन्स ओरिजिन से 3 यूनिट दूर की सीधमर, की सीध में वो पॉइंट कहीं लटका हुआ है। हो सकता है एक्स एक्सिस पर ही हो, वो डिफाइंड, वो डिटेल में वो पता चलेगा कि वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस पे वो कहाँ कितना दूर है ना। लेकिन उस कुल मिला के उस परपेंडिकुलर लाइन में वो कहीं लटका हुआ है। अब ये है वाई एक्सिस, अब ये क्या है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से वो कितना दूर है? मान लो 5 यूनिट दूर है। एक्स एक्सिस पे कितना दूर था? 3 यूनिट दूर था। तो अब वो पॉइंट कहाँ हो गया? यहाँ हो गया, इस जगह लटक रहा है। समझ में आ गई बात? तो ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। अब बात आती है जेड एक्सिस, हाइट की। लेंथ प्लस हाइट 3 ही डायमेंशन होती है। तो हाइट में सपोज करो जो जमीन है वो है मेरा ओरिजिन, लेकिन या फिर मान लो यही जिस पॉइंट को मैंने माना था यही ओरिजिन है। अब मैंने कहा जेड एक्सिस पर वो जो है 10 यूनिट ऊपर है। तो अब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, वो पॉइंट एक्चुअली कहाँ है? यहाँ से इतना ऊंचा है, यहाँ से इतना इधर है, यहाँ से इतना उधर, तो कहीं वहां होगा। इतना तो ऊंचा, यहाँ से इतना इधर और यहाँ से इतना उधर। समझ में आ गई बात? क्लियर है यहां तक? अब उस पॉइंट की पोजीशन बताओ विथ रेस्पेक्ट टू दिस 3D स्पेस। तो मैं क्या करूंगा? ओरिजिन से एक वेक्टर बना दूंगा। ओरिजिन से क्या बना दूंगा? एक, ये वेक्टर ना ही डिस्टेंस बताएगा ओरिजिन से, बल्कि डायरेक्शन भी बताएगा, क्योंकि वेक्टर के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। क्लियर है? तो पोजीशन वेक्टर इज नथिंग बट ए वेक्टर ड्रॉन, पोजीशन वेक्टर इज नथिंग बट ए वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू एनी पॉइंट इन ए 3D स्पेस। ठीक है, इतना नोट डाउन करो। इतना नोट डाउन करो। ठीक है, लिखते हैं कुछ बातें। देखो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करते हैं। द पोजीशन वेक्टर
the position vector of a point, the position vector of a point P, मान लो the position vector of a point P in a 3D space, in a 3D space in a 3D space is a vector drawn, is a vector drawn, is a vector, is a vector OP, इस वेक्टर का नाम क्या हो जाएगा OP, drawn from origin O, drawn from origin O to the point P, to the point P the position vector of a point P in a 3D space, in a 3D space is a vector drawn from origin O, origin O से लेकर point P पे जो हमने वेक्टर बनाया है वही इसका क्या माना जाएगा पोजीशन वेक्टर माना जाएगा, from origin O to the point P, फाइन। ठीक है, वेक्टर में फर्क पड़ता है कि दो पॉइंट में से इनिशियल कौन सा है और टर्मिनल कौन सा है। अभी इसी वेक्टर को अगर मैं वेक्टर पीओ लिख दूं तो ये वेक्टर और ये वेक्टर अलग अलग वेक्टर्स हैं, फिर इसका इनिशियल पॉइंट क्या है ये और टर्मिनल पॉइंट क्या है ये। तो जब भी मैं कहूँ ना वेक्टर बनाना है तो आपका पहला क्वेश्चन होना चाहिए सर किस पॉइंट से किस पॉइंट पर। अगर आप कह रहे हो ए से बी तो मैं उसका नाम रखूंगा वेक्टर ए बी, अगर आप कह रहे हो बी से ए तो मैं उसका नाम क्या रखूंगा वेक्टर बी, तो पोजीशन वेक्टर है ओपी। तो सपोज करो इसी 3D स्पेस में मैंने दो तीन पॉइंट और मार्क कर लिया, लेटर से कि मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया ए, इस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताओ वेक्टर ओ ए। मैंने कहा कि ये यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया बी, इस बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर बताओ, आपका हो गया वेक्टर ओ बी। मैंने कहा कि ये यहाँ पे ई पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर बताओ, आप क्या कह दोगे वेक्टर ओ ई। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी नहीं है? ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक नोट डाउन करिए, नेक्स्ट टॉपिक नोट डाउन करिए आप, component form of a vector, component form of a vector, component form of a vector। अभी तक अपन ने वेक्टर को केवल डिनोट कराया, वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी, वेक्टर सी डी, लेकिन मैं इतनी देर से कह रहा हूं कि सर उसमें है ना मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, कहाँ पता तो चले कहाँ छुपा हुआ है, कहाँ है उसमें मैग्नीट्यूड और कहाँ है उसमें डायरेक्शन। तो उसके लिए अपने को वेक्टर को अब खोलना पड़ेगा, ऐसे जूम करना पड़ेगा, जैसे मोबाइल की स्क्रीन को जूम करते हैं अपन ऐसे दो उंगलियों से, वैसे अब वेक्टर को ऐसे दो उंगलियों से जूम करना पड़ेगा, तो उसमें से कुछ कंपोनेंट्स निकल के आएंगे, वो सीखने अपने को। ठीक है, तो अपन सीखते हैं कि किसी भी वेक्टर को अपन कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक हो, लिखो ए वेक्टर, ए वेक्टर, वेक्टर का नाम क्या रखूं मैं, वेक्टर ए रख देता हूं, वेक्टर ए स्मॉल ए सिंगल लेटर में लिख रहा हूं, वेक्टर ए, ठीक है, कैन बी रिटन एज, कैन बी expressed as, expressed in the component form as, expressed in the component form as, in the component form as vector a equal to, vector a equal to x I cap, x I cap plus y j cap plus z
के कैप, ये इसकी कंपोनेंट फॉर्म होती है, इसको ब्रैकेट में पैक कर दीजिए। अब यहाँ पे ये एक्स आई वाई जे और जेड के ये सब क्या है उसकी बात करेंगे। ठीक है, ये लिख लिया। कंपोनेंट फॉर्म एस वेक्टर ए इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जेड कैप जेड के कैप। अब सुनिए, इसमें जो ये एक्स वाई जेड हैं, ये पता है क्या है, ये इसके मैग्नीट्यूड बताने वाले कंपोनेंट्स हैं, और ये आई कैप जे कैप और के कैप है, ये इसके डायरेक्शन बताने वाले कंपोनेंट्स। हम कह रहे थे ना कि जिस कुछ उसमें मैग्नीट्यूड भी है, कुछ डायरेक्शन भी है, तो ये एक्स वाई जेड तो है उसके मैग्नीट्यूड बताने वाले कंपोनेंट्स, और आई कैप जे कैप और के कैप क्या है, उसके क्या बताने वाले कंपोनेंट्स, डायरेक्शन बताने वाले कंपोनेंट्स। तो ये हो गए इसके कंपोनेंट फॉर्म। तो मैं लिख देता हूं वेयर एक्स कॉमा वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्केलर कंपोनेंट्स। आर द स्केलर कंपोनेंट्स आर द स्केलर components which tell the magnitude of vector A, which tell the magnitude of vector A। ठीक है ना। एस कैसे बताते हैं ये मैग्नीट्यूड, ये ऐसे बताते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, नीचे लिख देता हूं एस, ये इस तरीके से मैग्नीट्यूड बताएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड के लिए अपन क्या करते हैं, इस तरीके से एक मॉडुलस टाइप का साइन लगाते हैं। ये कैसे मैग्नीट्यूड बताएंगे अपने को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट। ये एक्स वाई जेड क्या बताएंगे अपने को, मैग्नीट्यूड बताएंगे। कैसे बताएंगे, इनका स्क्वायर करो, जोड़ो, और उसके बाद क्या कर दो, उसको एक रूट के अंदर पैक कर दो। ठीक है, एंड आई कैप जे कैप के कैप एंड आई कैप आई कैप comma j cap and k cap tell the direction of vector A, tell the direction of vector A। आई कैप जे कैप के कैप क्या कहते हैं अपने, क्या बताते हैं अपने को, डायरेक्शन बताते हैं। फटाफट से एक जल्दी से एक बार फिर से एक 3D स्पेस बनाएंगे, और 3D स्पेस के अंदर अब अपन देखेंगे कि कैसे कंपोनेंट फॉर्म वर्क करती है। ये बन गया एक 3D स्पेस। लेट्स से कि वो पॉइंट कहाँ था मेरा, पी, पहले की जगह यहीं पे था। वहां पे तो अपन ने पोजीशन वेक्टर बना के देखा है ना, मान लो कि ये पी पॉइंट है। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स हमने वही मान लिए, एक्स वाई जेड, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, वाई कोमा जेड। ठीक है, अब अगर इस वेक्टर इस यहां से पी पॉइंट तक अगर मैंने वेक्टर मार्क कर लिया, क्या हुआ, पी पॉइंट तक अगर मैंने वेक्टर मार्क कर लिया, वेक्टर ओपी, क्या मार्क कर लिया मैंने, वेक्टर ओपी। लेट्स से कि ये वेक्टर है वेक्टर ओपी, इसका पोजीशन वेक्टर मैंने मार्क कर लिया वेक्टर ओपी जैसे पहले मार्क किया, और इस पोजीशन वेक्टर ओपी को फिर मैं सिंगल लेटर से भी डिनोट करा सकता हूं। लेटर से मैंने इसको मार्क कर दिया वेक्टर ए। ओके, वेक्टर ओपी को मैंने मार्क कर लिया वेक्टर ए, और इसके कोऑर्डिनेट्स अगर एक्स वाई जेड हैं तो इसकी कंपोनेंट फॉर्म हो जाएगी एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप। अगर इसके कोऑर्डिनेट सपोज करो कल को हो जाए 3 2 4 3 2 4, तो इस ओपी वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म क्या हो जाएगी, 3 आई कैप 2 जे कैप एंड 4 के कैप, प्लस 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 लगाया जाओ। समझ में आई बात। तो ये जो इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्चुअली यही इसकी कंपोनेंट फॉर्म को डिफाइन करते हैं।
जो भी इसके कंपोनेंट्स हैं, जो भी इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, उसको साथ में रख दो और बगल में क्या रख दो, आई कैप, जे कैप और के कैप। अब ये आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है? तो हमने सीखा था यूनिट वेक्टर। हमने क्या सीखा था बेटा? यूनिट वेक्टर सीखा था। यूनिट वेक्टर क्या होता है? लेट अस से कि मेरे पास एक वेक्टर है, ये वेक्टर है मेरे पास, ठीक है। मान लो ये वेक्टर है ए बी, और मान लो इसके मैग्नीट्यूड है 1 2 3 4 और 5 यूनिट इसका मैग्नीट्यूड है। क्या मैग्नीट्यूड है? 5 यूनिट इसका मैग्नीट्यूड है। तो इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर माना जाता है। क्या कहा मैंने? इस वेक्टर की डायरेक्शन में, डायरेक्शन नहीं बदलनी है, बट मैग्नीट्यूड वो कितने का भी रहा हो, 10 20 30 40 50 कितने भी यूनिट का वो रहा हो, आपको क्या लेना है? केवल और केवल एक यूनिट लेना है। तो यहां से लेके यहां तक मान लो, या यहां से लेके यहां तक मान लो, ये सारे के सारे यूनिट वेक्टर्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? यूनिट वेक्टर्स हैं। यहां तक क्लियर है बात? ठीक है। यूनिट वेक्टर समझ में आया क्या होता है? किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट का वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है। तो अब आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे जो अपन ने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस लिखा है, तो अगर इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड हैं, तो आई कैप, जे कैप, के कैप क्या होगा? देखो यहां से लेकर एक्स एक्सिस पर, देखो एक्स एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर एक यूनिट का जो वेक्टर बनेगा उसको हम क्या कहते हैं? आई कैप। क्या कहते हैं? आई कैप। तो ये जो वेक्टर बना है ये भी एक वेक्टर होगा भाई, ओरिजिन से शुरू हुआ है, किसी पॉइंट पे खत्म हुआ है। तो एक्स एक्सिस पर एक यूनिट मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर बनता है इसको अपन क्या कहते हैं? आई कैप। और वाई एक्सिस पर एक यूनिट मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर बनता है उसको अपन क्या कहते हैं? जे कैप। इसको क्या कहेंगे? जे कैप। और जेड एक्सिस पर जो एक यूनिट मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर बनता है लाइक दिस, उसको अपन क्या कहते हैं? के कैप। ठीक है, इसको अपन क्या कहेंगे? के कैप। ये है मेरी एक्स एक्सिस, ये है मेरी वाई एक्सिस, और ये है मेरी जेड एक्सिस। तो अब ये जो पॉइंट पी है जिससे अपन ने एक पोजीशन वेक्टर बना दिया, पोजीशन वेक्टर का नाम रख दिया पोजीशन वेक्टर ओपी। अगर इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, तो इस वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म क्या हो जाएगी? जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है उसको एक यूनिट मैग्नीट्यूड के वेक्टर, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, प्लस जो इसकी वाई कोऑर्डिनेट है उसको किससे मल्टीप्लाई करो? वाई एक्सिस के अलोंग एक यूनिट मैग्नीट्यूड वाले यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, प्लस और जो इसका z कोऑर्डिनेट है, z कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करो इसके z एक्सिस के अलोंग जो एक यूनिट मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर बन रहा है जिसको अपन क्या कहते हैं? k कैप, उससे मल्टीप्लाई करो। तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बन जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जेड कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, इतना नोट करो, इतना नोट करो जल्दी से, चाहे से रफली नोट कर लो। ठीक है यार, है यार। the position vector the position vector of point P एक्स आई कैप का मतलब है हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस एक लाइन है ना? लाइन वेक्टर कब बनेगी? जब उसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हो। अब उसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन क्या? एक्स एक्सिस के अलोंग। अभी उसकी सपोज करो, देखो इधर देखो मेरी तरफ, ये एक रूम है ना? इस रूम में मैं ओरिजिन मान रहा हूँ वो वाला कोना, वो वाला कोना ओरिजिन है। मैं इसको मान रहा हूँ एक्स एक्सिस, इसको मान रहा हूँ वाई एक्सिस, एंड इसको मान रहा हूँ जेड एक्सिस। यहां तक क्लियर है? अब मैंने कहा कि लेट अस सपोज करो कि ये जो एक्स एक्सिस है ये एक डायरेक्शन है ना? इस डायरेक्शन में एक यूनिट मान लो, जैसे 1 मीटर मान लो, 1 मीटर बड़ा हो जाएगा, कुछ भी मान लो, चलो एक इंच मान लो, जो 1 इंच में आगे खिसका तो वो भी एक वेक्टर हुआ, उसकी एक डायरेक्शन है और कुछ मैग्नीट्यूड है, उसको मैंने मान लिया आई कैप, क्योंकि मैं एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा हूँ। जो वाई एक्सिस के अलोंग में जा रहा हूँ उसको मैंने मान लिया जे कैप। जे कैप एक वेक्टर है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है। कैप कब लग जाता है?
जब किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो तो उसके आगे अपन कैप लगा देते हैं, जैसे ए कैप, बी कैप, सी कैप, डी कैप। तो ये कैप कब लगता है? जब वो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 यूनिट हो। तो अभी मैं एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा हूं, तो एक्स एक्सिस में जो 1 मैग्नीट्यूड का वेक्टर जा रहा है उसको मैं क्या कह दूंगा, आई कैप। ऐसे बहुत सारे आई कैप, आई कैप, आई कैप, आई कैप मिलके वो पूरे वेक्टर को कवर कर रहे हैं। इधर जे कैप, जे कैप, जे कैप, जे कैप, और जेड एक्सिस पे जो हाइट वाली है के कैप, के कैप, के कैप, के। अब मैंने मान लो कि यहाँ पे ये बॉटल की टिप देखो, यहाँ पे मान लो एक पॉइंट लटका हुआ है। मैंने कहा इसकी पोजीशन वेक्टर बताओ। पोजीशन वेक्टर बताओ मतलब ओरिजिन से आप एक लाइन खींचो, वेक्टर बनाओ, है ना, वो उसकी पोजीशन वेक्टर होगी। तो मान लो इस पॉइंट को मैंने पी रख दिया, तो आप कह दोगे सर वेक्टर ओपी इस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर है। लेकिन इस वेक्टर ओपी से तो मैं इसको डिनोट करा रहा हूं ना, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, इस वेक्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो बताओ। तो इस वेक्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, आप एक्स एक्सिस पे कितना दूर गए, अब वाई एक्सिस पे कितना दूर है, और आप जेड एक्सिस से कितना ऊपर आए, ओरिजिन से कितना ऊपर आए। तो वो सपोज करो आप 10 यूनिट दूर गए, यहाँ पे अपन 15 यूनिट दूर गए, और यहाँ पे अपन 20 यूनिट दूर आए, ऐसे मान लो। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 10, 20, 10, 15, 20, 10, 15, 20 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। अब इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वो वेक्टर है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इस वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म क्या हो जाएगी, आप एक्स एक्सिस पे कितना चले, 10 यूनिट, एक मैग्नीट्यूड का वेक्टर को क्या डिनोट करवाया, आई कैप, तो कितना आई कैप हो गए, 10 आई कैप। आप इधर कितना चले, 15 यूनिट, एक जो मैग्नीट्यूड का वाई एक्सिस के अलोंग वेक्टर घूम रहा है उसका नाम क्या रख दिया है, जे कैप। तो आप 15 यूनिट चले तो टोटल कितने जे कैप चले, 15 जे कैप चले। और फिर आप ऊपर कितना चले, आप चले 20 यूनिट, और ऊपर जाते टाइम एक एक यूनिट का जो एक एक यूनिट मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर घूम रहा है उसका नाम क्या है, के कैप। तो आप चले 20 यूनिट, तो 20 के कैप चले। तो इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म बनेगी 10 आई कैप प्लस 15 जे कैप प्लस 20 के कैप। ये होती है किसी भी वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म। एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहे वेक्टर के एक यूनिट मैग्नीट्यूड वेक्टर को डिनोट करती है। मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग कोई वेक्टर जा रहा है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड बहुत सारा हो सकता है, उसमें एक यूनिट मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर बनेगा वो होता है आई कैप। कैप जहां भी लग गया वो क्या होगा, एक यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर होगा। ठीक है ना, तो एक्स एक्सिस जो आई कैप होगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा होगा, जो जे कैप होगा वो वाई एक्सिस के अलोंग जा रहा होगा, जो के कैप होगा वो जेड एक्सिस। बट सब इन तीनों का आई कैप, जे कैप, के कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक एक यूनिट होगा। अब जो भी इसके कोऑर्डिनेट्स है उससे मल्टीप्लाई कर दो, जोड़ दो। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, ओके तो यहां तक क्लियर है। हेयर द पोजिशन वेक्टर, हेयर द पोजिशन वेक्टर of the point P. Here the position vector of the point P, that is position vector of the point P को अपन क्या मार्क करेंगे, वेक्टर OP। ठीक है, और वेक्टर OP को लेटस से अपन मान लेते हैं वेक्टर A। वेक्टर A is given by वेक्टर OP कह दें या वेक्टर A कह दें। ठीक है, क्या कहेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप प्लस जेड के कैप। अच्छा, अब ये प्लस 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 क्यों कर रहे हो सर आप, ये प्लस ही क्यों कर रहे हो भाई, आपने एक्स एक्सिस के अलोंग आप आई कैप मैग्नीट्यूड के एक्स यूनिट्स चल लिए, ठीक है, एक्स आई कैप हो गया, फिर वाई एक्सिस के अलोंग आप जे कैप वेक्टर के आप वाई यूनिट्स चल लिए, तो वाई इंटू जे कैप कर दिया और जेड इंटू के, लेकिन इनको प्लस क्यों किया है, तो यहाँ पे काम आता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अपन नोट डाउन करते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, उससे अपने को पता चलेगा कि अपन ने एक्चुअली इनको ऐड क्यों किया है। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो वेक्टर ओपी इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यहां तक तो सबने लिख लिया। यहाँ पे पोजीशन वेक्टर और कंपोनेंट फॉर्म क्लियर है सबकी? 1 सेकेंड, कंपोनेंट फॉर्म आ गई, पोजीशन वेक्टर आ गई। ठीक है बच्चों,
तो ट्राइंगल लॉ से पहले हम डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज के बारे में सीख लेते हैं ना। एक चीज अभी रफली समझ लो कि अपन ने प्लस क्यों किया। अपन ने प्लस इसलिए किया क्योंकि एक ट्राइंगल लॉ होता है, रफली समझो, बिल्कुल रफली, फिर अपन डिटेल में तब समझेंगे। सपोज करो कि ये मेरा एक पॉइंट है, यहां से मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया जिसका नाम रख दिया मैंने वेक्टर ए, और फिर इस पॉइंट से मैं वापस किसी और डायरेक्शन में किसी और डिस्टेंस में चला गया जिसका नाम रख दिया मैंने वेक्टर डी। तो मैंने कहा मेरा फाइनल डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आप क्या कहोगे? फाइनल डिस्प्लेसमेंट ये है। फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये है। भाई सपोज करो किसी का घर ये है, किसी का घर ये है, कोई इसके घर से यहाँ गया फिर इसके घर से यहाँ गया, तो वो सीधे इसके घर से यहाँ जा सकता है अगर रास्ता बना हुआ है तो। लेट अस सपोज करो 3D स्पेस में सारे रास्ते बने हुए रहते हैं, ऐसा नहीं कह सकते सर यहाँ तो रोड ही नहीं था, चला गया मैं ना, रोड था। तो ये मेरा फाइनल डिस्प्लेसमेंट है। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि वे यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, मैंने दो वेक्टर्स को जोड़ा तो ये तीसरा वेक्टर आ गया। तो सी वेक्टर में क्या कह सकता हूँ? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो इस तरीके से फाइनल डिस्प्लेसमेंट को अपन जो दो टुकड़ों में गए उसको जोड़ के मैं लिख सकता हूं। ठीक है, समझ आया? अब आप इधर देखिए, इस पॉइंट की बात कर रहे थे अपन, इधर देखो मेरी तरफ, इस पॉइंट की बात कर रहे थे। तो उसमें अपन ने एक्स आई के, वाई जे के, जेड के को जोड़ा क्यों? आपको यहाँ आना है। आपको क्या आना है? यहाँ आना है। आप वहां हो तो आप सीधे नहीं आ सकते। सीधे मान लो रास्ता नहीं है, आप पहले यूं गए, एक्स आई कैप चले चले, फिर आप यूं आए, वाई जे कैप चले, लेकिन अभी आप जमीन पे हो। फिर आप ऊपर आए, जेड के कैप, इसीलिए प्लस हुआ, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, तब जाके आप इस पॉइंट पे पहुंचे। समझ आया? क्लियर है? किसी भी पॉइंट पे जाने के लिए उसकी कंपोनेंट्स जो हैं उसको प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि अपन वेक्टर में है। अपन किस में है? वेक्टर में है, जहां पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट और दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट पे जाने का मतलब होता है अगर आप पहले पॉइंट से डायरेक्ट तीसरे पॉइंट पे जाना चाहते हैं तो उन दोनों वेक्टर्स को जोड़ना पड़ता है। ये ट्राइंगल लॉ है जो अपन बाद में डिटेल में सीखेंगे। अभी थोड़ा बहुत रफली समझ में आ गया होगा कि अपन ने प्लस क्यों किया। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप, डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, 3D स्पेस बार बार बनाना ही पड़ेगा, क्या करें। ठीक है, ये एक 3D स्पेस है। लेट अस से एक पोजीशन वेक्टर बना देते हैं पी पॉइंट का ही अगेन। मान लो ये पी पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर बना दिया, यानी वेक्टर ओपी बना दिया मैंने, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और ये पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो ये जो ओपी वेक्टर बना, ये जो ओपी वेक्टर बना, देखो 2D स्पेस में तो क्या होता था, 2D प्लेन में तो क्या होता था, एक लाइन बनती थी। क्या बनती थी? वेक्टर तो बनता ही नहीं था, क्या बनती थी? एक लाइन बनती थी। सपोज करो एक लाइन बन गई, तो उसमें अगर मैं इस ओपी लाइन की डायरेक्शन की बात करता तो आप क्या कहते हैं कि सर आप है ना ज्यादा से ज्यादा ये बता सकते हैं कि पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ये थीटा बना रही है, तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा? टेन थीटा। तो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ अगर ये थीटा एंगल बना रही है तो आप पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी वो आप निकाल पाते थे, कैसे? 90 माइनस थीटा। भाई टोटल एंगल 90 डिग्री है ना, तो कोई कहे पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है, आप निकालो 90 माइनस थीटा। लेकिन ऐसा यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि आपने कह दिया कि सर वाई एक्सिस के साथ थीटा बना रही है तो एक्स एक्सिस के साथ 90 माइनस थीटा होगा, ऐसा यहाँ पे जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाया है इसने, बताओ पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनेगा? ये वाला एंगल बनेगा, इमेजिन करो, है ना। और पॉजिटिव साइड ऑफ जेड एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनेगा? ये वाला एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये जो तीन एंगल्स बन रहे हैं, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस के साथ एंड पॉजिटिव साइड ऑफ जेड एक्सिस के साथ, इन एंगल को हम नाम दे देते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। तो एक्स एक्सिस के साथ क्या नाम दूंगा मैं? अल्फा। वाई एक्सिस के साथ क्या नाम दूंगा मैं? बीटा। एंड जेड एक्सिस के साथ क्या नाम दूंगा मैं? गामा। ऐसे बनाते हैं, फिजिक्स के स्टूडेंट समझते होंगे। ठीक है, अल्फा बीटा एंड गामा। तो इस अल्फा बीटा गामा ये एंगल्स हैं, इसका अगर अपन कॉस रेशियो निकाले, यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, तो यही इसके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। समझ आया? आपको कोई वेक्टर गिवन है, मैंने कहा इसके डायरेक्शन कोसाइंस बताइए,
तो आप क्या कहोगे, पहले तो मुझे ये बताओ कि आप एक्स एक्सिस का कितने डिग्री का एंगल बना रहे हो, 30 डिग्री का बना रहे हो, कोस 30 तो हो गया इसका पहला डायरेक्शन को, 3 डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, 3 डायरेक्शन कोसाइन होंगे, कोस 30 तो हो गया इसका पहला डायरेक्शन कोसाइन, कोस बीटा हो गया, जो बीटा एंगल बन रहा है वाई एक्सिस के पॉजिटिव साइड से, वो हो जाएगा उसका दूसरा डायरेक्शन कोसाइन, एंड जो गामा बन रहा है वो हो जाएगा कोस गामा हो जाएगा आपका तीसरा डायरेक्शन कोसाइन। तो मैं यहाँ पे एक चीज लिखता हूं, द कोसाइंस ऑफ, ऐसे लिखो, लेट अस सपोज, इजी लैंग्वेज में लिखेंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करें, लेट अस सपोज वेक्टर ओपी makes the angles alpha comma beta and gamma with the positive side with the positive sides of x-axis, the positive sides of x-axis comma x-axis comma y-axis and z-axis. Then the cosines of these angles, then the cosines of, cosines मतलब इस पे cos function apply करो है ना, cosines of these three angles alpha beta and gamma, cosines of these three angles, that is cos alpha comma cos beta and cos gamma are called the direction cosines, are called the direction cosines of vector OP, and they are denoted by the letters L, M and N, and they are denoted, इनको denote किससे करते हैं अपन, letter L, M and N, and they are denoted by L, M and N. That is L का मतलब होता है cos, क्या मतलब होगा L का, cos अल्फा, M का मतलब होगा cos बीटा एंड N का मतलब हो जाता है cos गामा। तो कोई भी कहे किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, तो आप कहोगे एंगल बताओ, तो हम डायरेक्शन कोसाइंस बताते हैं, उनके ऊपर कॉस फंक्शन अप्लाई कर देंगे, उनको डिनोट किससे कराएंगे, एल, एम और एन। ठीक है, क्लियर है यहां तक, ठीक। तो यहां तक बच्चों नोट डाउन हो गया सभी का। तो ये है हमारे cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस वेक्टर। वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, पॉइंट के नहीं होते कभी भी। किसके होते हैं बेटा, वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। अब डायरेक्शन कोसाइंस अगर एंगल ही ना गिवन हो तो कैसे पता लगाएंगे, ठीक है ना। डायरेक्शन कोसाइंस अगर एंगल गिवन ही ना हो तो हम कैसे पता लगाएंगे, तो उसके बारे में समझने से पहले लिखिए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन ratios of a vector। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर, द डायरेक्शन रेशियोज of a vector are any three स्केलर्स। स्केलर्स का मतलब होगा न्यूमेरिक नंबर्स, है ना, बोलने की जरूरत नहीं। आर एनी थ्री स्केलर्स को नाम दे देते हैं अपन ए बी सी। आर एनी थ्री स्केलर्स ए बी एंड सी सच दैट
such that they are proportional to, such that they are proportional to the direction, such that they are proportional to the direction cosines L, M and N of the given vector. कोई भी ऐसे तीन नंबर जो डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल हो वो डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं, ठीक है। दैट इज कि जो A होगा वो कुछ लैम्डा टाइम्स क्या होगा, L होगा, एंड जो B होगा वो लैम्डा टाइम्स क्या होगा, M होगा, एंड जो C होगा जो तीसरा डायरेक्शन रेशियो होगा वो क्या होगा, लैम्डा टाइम्स क्या होगा, N होगा। और इस पूरी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे कि L डिवाइडेड बाय A इक्वल टू M डिवाइडेड बाय B इक्वल टू N डिवाइडेड बाय C क्या होगा, लैम्डा होगा। यानी L और A के बीच का जो रेशियो है वही सेम रेशियो M और B के बीच का रेशियो होना चाहिए, और वही रेशियो N और C के बीच का रेशियो होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये जो नीचे वाले नंबर्स हैं A B C ये क्या कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दैट वेक्टर। भाई डायरेक्शन कोसाइंस से डायरेक्शन रेशियोज बनेंगे। पहले डायरेक्शन कोसाइंस निकाला, वो कैसे निकाला, कॉस फंक्शन लगा के निकाला, एंगल पता होता, ठीक है। फिर अपन ने क्या निकाला, डायरेक्शन रेशियोज। उन्हीं तीन डायरेक्शन कोसाइंस को अपन ने किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई, जैसे सपोज को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो मेरे 1 2 3 डायरेक्शन कोसाइंस आए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 4 6, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3 6 9, ये जो भी नंबर्स आए जा रही हैं ये सब क्या है, इसके डायरेक्शन रेशियो से। तो जब हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं तो पहले डायरेक्शन कोसाइंस आ रहा है और उसकी मदद से क्या आ रहा है बेटा, डायरेक्शन रेशियोज। लेकिन जब एक्चुअली इसको निकालने की बात होती है, ये तो कब होगा, जब अपने को एंगल गिवन हो। सपोज करो अपने को एंगल ही गिवन नहीं है, अपने को तो किसी भी वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म गिवन है। क्या गिवन है, कंपोनेंट फॉर्म गिवन है। लेट अस से कि एक वेक्टर ऐसे दे दिया, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप। आप कहोगे सर कहाँ है इसमें एंगल, इसमें एंगल कहाँ है, कैसे निकालें, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो। तो ऐसे केस में हमेशा पहले डायरेक्शन रेशियोस निकलेंगे, यानी ये 3 4 7 इसके डायरेक्शन रेशियोस होंगे, और इसकी मदद से डायरेक्शन कोसाइन निकलेगी। इसकी मदद से क्या निकलेंगे, सुनो फिर से सुनो, जब एंगल गिवन हो तो पहले डायरेक्शन कोसाइंस और उसकी मदद से डायरेक्शन रेशियोस। जब एंगल गिवन ना हो, कंपोनेंट फॉर्म गिवन हो, तो पहले क्या, डायरेक्शन रेशियोस, और बाद में क्या, डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन रेशियोस का ये डेफिनेशन तो क्लियर है। एक डेफिनेशन और लिखो, इन अदर वर्ड्स if vector A is given as एक्स आई कैप, ऐसे लिखो। इफ वेक्टर ए या एबीसी लिखें, एबीसी लिखते हैं, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस, या एक्स वाई जेड लिखो यार, सुनो उससे ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। इफ वेक्टर ए इज गिवन एज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, हाँ कुछ भी रख दो, लैम्डा इज ए स्केलर, लैम्डा इज ए स्केलर, स्केलर लैम्डा भी हो सकता है, 1 बाय लैम्डा भी हो सकता है, सिंपल करने के लिए लैम्डा रख दिया, ठीक है। इफ वेक्टर ए इज गिवन एज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, then x y and z are the three direction ratios, of vector of vector A, सिंपली लिखो। और जैसे ही डायरेक्शन रेशियोस आए तो इसकी मदद से मैंने क्या कहा, डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे, है ना। इसकी मदद से डायरेक्शन कोसाइंस कैसे आएंगे, एंड द थ्री डायरेक्शन कोसाइंस
and the 3 direction cosines of vector A are given by L इक्वल टू जो x आया है ना उसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए से डिवाइड कराओ, एंड m कैसे निकलेगा, जो y आया है ना उसको भी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए से डिवाइड कराओ, एंड जो n कैसे निकलेगा, जो z आया है ना उसको भी क्या करो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए से डिवाइड कराओ। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कैसे निकलता है ये अभी मैंने ऊपर बता दिया था कैसे, उसके स्केलर कंपोनेंट्स को जोड़ के स्क्वायर करके और क्या कर दो, रूट के अंदर डाल दो। दैट इज एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, x डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट, एंड m बोलो क्या हो जाएगा, y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल रूट, एंड n क्या हो जाएगा, z डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये आपका डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस फुली कंप्लीट होता है। एंगल गिवन होगा तो पहले क्या निकलेगा, बाद में क्या निकलेगा, उसको किसी भी नंबर से एक स्केलर से मल्टीप्लाई करो, क्या निकलेगा, डायरेक्शन रेशियो। एंगल नहीं गिवन है, कंपोनेंट फॉर्म गिवन है, तो सीधे सीधे कंपोनेंट फॉर्म से साफ साफ दिख रहा है, ये रहे डायरेक्शन रेशियोज, एक्स वाई जेड जो लगे हुए हैं ना वही क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। और उसकी मदद से क्या निकलेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। कैसे, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने के बाद। जाते जाते मुझे लास्ट में ये बात बताओ कि मैग्नीट्यूड निकालने का यही फॉर्मूला क्यों बना, मैग्नीट्यूड निकालने का यही फॉर्मूला, मैंने तो कह दिया कि मैग्नीट्यूड निकालने का यही फॉर्मूला है, बट क्यों बना, तो आपने याद किया होगा क्लास 10th में डिस्टेंस फॉर्मूला, 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। सपोज करो x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंट्स हैं, x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंट्स हैं, तो उसके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते थे, याद है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और इसका क्या हो जाता था, होल रूट, यही हो जाता था। अभी अपने पास एक 3D स्पेस है, एक पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y z, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, दैट मींस O से लेके P तक की दूरी निकालनी है। O के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो x माइनस 0 यानी x का होल स्क्वायर, y माइनस 0 यानी y का होल स्क्वायर, और z माइनस 0 यानी z का होल स्क्वायर, इसका रूट। कुछ ही नहीं है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है, कुछ ही नहीं है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है। किसी भी पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, पोजीशन वेक्टर मतलब O से लेके P, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, लंबाई, यानी डिस्टेंस बिटवीन O एंड P, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, ठीक है ना, इसीलिए उसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला ये हुआ। तो इज दिस क्लियर, तो डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज क्लियर है हमारे पास, और नेक्स्ट सेशन में अपन फिर अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स ये सीखेंगे, ठीक है ना। तो 2 पार्ट में इसका इंट्रोडक्शन कवर होगा, कोई दिक्कत, चलिए काफी है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।